हेलो दोस्तों। आपकी अपकमिंग 6 सितंबर को जो आरवीएनएल इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की एग्ज़ाम है, तो उसी के मद्देनज़र मैंने ये कंप्यूटर सीरीज़ स्टार्ट की, जिसमें मैं कंप्लीट कोर्स कराऊंगा आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। इसके अंतर्गत मैं आपको सारे चैप्टर्स कराऊंगा, और इसमें मैं जिस बुक का रेफरेंस ले रहा हूँ उसका नाम है TN शर्मा। ठीक है, तो ये बुक है वो सुगम पब्लिकेशन की सूचना सहायक की बुक है। मैंने ऑलरेडी इसका पहले वीडियो बना दिया है, तो आप इसका रिव्यू आप देख सकते हैं उसमें जाके। तो मैं आज चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर का परिचय दे रखा है। तो आप अगर चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनके पास भी ये बुक अवेलेबल नहीं है, जिन्होंने ये बुक परचेज़ नहीं की है, तो वो स्क्रीनशॉट लेते चलना, ताकि आपके नोट्स बन जाए। ओके, तो मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आने लायक है। तो ये कंप्यूटर के बारे में दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जिससे हम जो है गणनाएँ कर सकते हैं, लॉजिक्स लगा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डेटा एवं निर्देशों को इसमें जो डेटा होता है और निर्देश होते हैं, वो हम इनपुट करते हैं किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू, और हमें आउटपुट मिलता है उसको प्रोसेस करने के बाद। ठीक है, तो सीधा सीधा हम इनपुट करते हैं, प्रोसेस। ये डायग्राम दे रखा है, सिंपल डायग्राम है, जिसमें इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट मिलता है। अब इसमें डेटा के बारे में दे रखा है, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। डेटा जो होता है ना, वो रॉ होता है। रॉ मतलब समझ लीजिए आप, जैसे कोई अयस्क होता है। ठीक है, जैसे कोई अयस्क होता है, उससे हम मान लो कोई लोहे का अयस्क है, उससे लोहा निकालते हैं, तो वो लोहा तो हो गया इन्फॉर्मेशन, और जो अयस्क हो गया ना, वो डेटा हो गया। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस होता है। जो रिफाइंड मतलब किसी चीज़ को प्रोसेस करने के बाद जो मिलता है, वो इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो डेटा है उसको प्रोसेस करोगे तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, डेफिनेशन देख सकते हैं आप। साधारणतः तथ्य, चित्र और चिन्ह का समूह है, अर्थात डेटा से हम किसी परिणाम तक नहीं पहुँच पाते हैं। उदाहरण के लिए अब देखिए, मैंने डेटा का कलेक्शन कर लिया। सपोज मेरे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ है, किसी का नेम है, फादर्स नेम है, और किसी कैंडिडेट का नेम है। मैं इन तीनों को एज ए कलेक्शन लेके उसको प्रोसेस करके एक इन्फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे आप फॉर्म भरते हैं, तो अगर मैं किसी की बस डेट ऑफ बर्थ डाल दूँ, तो क्या उससे मुझे कोई लाभ होगा? नहीं हो पाएगा ना। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये किस कैंडिडेट को बिलोंग करती है, ये डेट ऑफ बर्थ। तो जब एक डेटा से हम एक मीनिंगफुल चीज़ निकालते हैं ना, तो उस मीनिंगफुल चीज़ को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। मतलब डेटा का हम यूज़ इस तरह करें कि उसका कुछ मीनिंग निकले, उससे हम कोई चीज़ कर सके, कोई लॉजिक लिख सके, कोई प्रोग्राम बना सके, तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो अब हम आ जाते हैं सूचना। सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस करने के बाद इसे इस तरह तैयार किया जाता है जिससे उसका कोई मतलब निकाला जा सके। इसको सूचना कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं सेकंड पेज पे। प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर पर किसी भी काम को करने के लिए दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ये सब डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, मैंने बस आपको बता दिया। कंप्यूटर के लाभ ये सब आप देख लेना। उच्च गति होती है, सटीक परिणाम, भंडारण क्षमता, स्वचालन और लागत प्रभावशीलता। चलिए अब आते हैं एक चीज़। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कंप्यूटर में सोचने की क्षमता हमने विकसित नहीं की है। ठीक है, अभी काम चल रहा है। जल्दी हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि हमें सोचने समझने वाले कंप्यूटर्स मिल जाए, लेकिन इंसानों जैसी सोचने की क्षमता तो कभी विकसित हो नहीं सकती, क्योंकि कंप्यूटर्स में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे कनेक्शन नहीं बन सकते, क्योंकि वो जिंदा जिंदा चीज़ें नहीं है, वो मृत चीज़ें, वो मशीनें हैं, इसलिए उनमें न्यूरल कनेक्शंस नहीं होते। तो ये कमी है कंप्यूटर की। कंप्यूटर को सही एवं पूर्ण निर्देशों की आवश्यकता होती है। अगर आपने उसमें गलत इनपुट दे दिया तो गलत ही आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, और अनुभव से नहीं सीखता, ये सबसे बड़ी बात है। हम अनुभव से सीखते हैं, वो नहीं सीख सकता, क्योंकि वो मशीन से है। चलिए अब हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा जैसे कंप्यूटर शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो किस सन में किया गया, तो यहाँ 1613। तो ये सब डेट्स आप याद रखना कि कंप्यूटर शब्द का पहला उपयोग किया गया 1613 में। अब हम नीचे आ जाते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं वही आपको बताऊंगा। ये सब आप छोड़ देना। टेलिस्टिक, अबेकस, ये भी बहुत कम पूछेंगे। हाँ, ये देख लेना, अबेकस का आविष्कार चीन में 500 ईसा पूर्व में हुआ था। और बस ये इतना ही काफ़ी है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मॉडर्न एरा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एंशियंट एरा, प्राचीन काल। अब यहाँ पे मॉडर्न एरा में किस किस तरह डेवलपमेंट हुआ, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले नेपियर बोन्स जो है, ये एक साइंटिस्ट थे।
इन्होंने क्या किया, 1614 में नेपियर बोन्स का आविष्कार किया। जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने नेपियर बोन का आविष्कार किया। इससे हम क्या कर सकते थे, तो गुणा भाग आदि काम फटाफट कर सकते थे। फिर स्लाइड रूल का आविष्कार हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो असली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता हूँ आपको, ब्लेज पास्कल। देखो ब्लेज पास्कल से जो है कंप्यूटर की असली कहानी स्टार्ट होती है। मतलब इन्होंने जो वर्क किया वो फिनोमिनल है, उसके आधार पे आज के कंप्यूटर बने ब्लेज पास्कल के। जो इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, सॉरी ब्लेज पास्कल ने जब पास्कलाइन बनाया था उसके बाद जो है जैकार्ड लूम, और उसके बाद आप कहते चार्ल्स बेबेज जिन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। तो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पास्कल लाइन का आविष्कार कब हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पास्कल लाइन का आविष्कार कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन का आविष्कार किया था। ये मतलब एक सिंपल सी मशीन थी जिसके द्वारा आप जोड़ घटाव आदि कर सकते थे, ठीक है। और ये बहुत कॉस्टली था, तो काफ़ी मतलब बहुत कम लोगों को इसकी नॉलेज थी एक तो, और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो अगर एक मशीन जो अफोर्डेबल नहीं होगी तो उसका इतना प्रचार नहीं होगा, तो इसलिए इसका उतना प्रचार नहीं हो पाया, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप्ड रैकनर पे। इसका आविष्कार 1672 में ग्राटफेड के द्वारा किया गया। यह स्वचालित रूप से जोड़ घटाव गुणा और भाग कर सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं जैकार्ड लूम। देखो जैकार्ड लूम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्लियर RSM SSB में शायद आया हुआ है प्रश्न, तो आप इसको ध्यान रखने लगे जैकार्ड लूम को। और जैकार्ड लूम का आविष्कार किसने किया था, जोसेफ मैरी जैकार्ड ने 1881 में किया था। अर्धमोमीटर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार देख लेना थॉमस डी कॉलमर, अगर क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो बहुत कम चांस है। जैकार्ड लूम और पास्कल लाइन एंड ये आपका जो डिफरेंस इंजन जिसको एनालिटिकल इंजन बोलते हैं, ये तीन बहुत फेमस है, तो ये तीन तो आपको अच्छे से करके जाने हैं। अब हम आ जाते हैं डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1822 और 1834 में, ठीक है। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था ये डिफरेंस इंजन। अब ये सब आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, आई डोंट थिंक ये कोई इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब हम आते हैं सीधा हावर्ड मार्क 1 पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को पढ़ना हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसको मूव कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं पर्सनल। ओके, तो हार्वर्ड मार्क 1 पे आते हैं। यहाँ से असली जो मतलब जो जिस तरह का कंप्यूटर आज हम देखते हैं, तो उसकी जो बेसिक शुरुआत हुई थी वो 80 साल पहले हो गई थी। तो 80 साल पहले 1940s में हार्वर्ड मार्क 1 बना। इसका आविष्कार हार्वर्ड एच आइकेन ने 1943 में किया। यह पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। देखो ये शब्दों का आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में सीधा प्रश्न आएगा, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का नाम बताओ। और अगर नाम नहीं पूछेगा तो उसको बनाने वाले का नाम बताओ, ठीक है। तो उसका फाउंडर कौन था ये पूछ सकते हैं, किसने उसको बनाया। और नहीं तो उस पर्टिकुलर मशीन का नाम पूछ लेंगे, जैसे जो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था उसका नाम था हार्वर्ड मार्क 1, ठीक है। ओके, इसे IBM के ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर हार्वर्ड मार्क 1 था। अब हम आते हैं आगे। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पेज की अगर मैं बताऊं तो है ENIAC। ये प्रश्न तो कई बार आ चुका है, तो आप याद रखिएगा ENIAC की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। तो ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। क्या नेम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको बोलते हैं ENIAC। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, मतलब इसको पब्लिक के लिए खोला गया था, जनरल पर्पस कंप्यूटर था। 1946 में जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मूचली ने बनाया था। तो देखो ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक रटा होना चाहिए। पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और यह पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसको 1946 में जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मूसली ने बनाया था। याद रखना ये दोनों नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साइंटिस्ट। ENIAC बनाया था इन्होंने। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ENIAC के बाद आया था आपका यूनिवैक, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा यूनिवैक। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। ENIAC का आपने देख लिया, अब ये यूनिवैक, इसका भी आपको फुल फॉर्म, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखनी है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक।
यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इसे भी जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मूसली द्वारा डिज़ाइन किया गया। तो याद रखना ये दोनों साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इनिवैक एंड आपके यूनिवैक दोनों को बनाया था। ठीक है, अब हम आता एडवैक। एडवैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको बोलते हैं एडवैक। 1952 में वॉन न्यूमैन द्वारा विकसित किया गया। यह पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। यह प्रोग्राम के साथ साथ डेटा को रखने के लिए मेमोरी भी रखता था। ठीक है, तो जो मेमोरी वाला कंसेप्ट है वो इस कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ था। और आपको इन साइंटिस्ट का नाम भी बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये, जॉन वॉन न्यूमैन। अगर किसी ने पढ़ा हो कंप्यूटर साइंस, अगर आपने देखी हो तो आपने ये नाम जरूर देखा होगा, अगर आपने कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ा है तो। जॉन वॉन न्यूमैन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो बेसिक डिज़ाइन है कंप्यूटर का, इनपुट आउटपुट का, वो इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इनके उस बेसिक डिज़ाइन पे ही आज के सिस्टम्स डिज़ाइन होते हैं। तो जो आधुनिक कंप्यूटर के जो आप पितामह कह सकते हैं उनको, वॉन न्यूमैन को। ठीक है, चलिए अब आते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर्स पे। तो ये सब देख लेना। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर 1981 में ऑसबॉर्न कंप्यूटर कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया गया। पहली कंप्यूटर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी थी। इसे 1949 में जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मूसले ने स्थापित किया था। अब जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वो ये होते हैं, सबसे पहले तो कि कंप्यूटर की पीढ़ी और उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया गया। बहुत बार आप कभी भी देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि बताइए थर्ड पीढ़ी में कौन सा जो है कंपोनेंट यूज़ किया गया। तो थर्ड पीढ़ी से आपके इंटीग्रेटेड सर्किट स्टार्ट हुए थे और यहाँ से जो है कंप्यूटर का साइज छोटा होता चला गया। देखो जब तक वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर थे ना, कंप्यूटर के साइज बहुत ज़्यादा बड़े थे। जब से आईसी का यूज़ करा ना, तो आईसी का जैसे जैसे यूज़ बढ़ता गया उस हिसाब से आपका कंप्यूटर का साइज डिक्रीज होता चला गया। और आपको ये अच्छे से याद रखना है, प्रथम पीढ़ी 45 से 55 तक, द्वितीय पीढ़ी 56 से 63, फिर 64 से 71 तक आपकी तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ 72 से जो अभी तक वर्तमान तक, पंचम पीढ़ी भी 90-80 से वर्तमान तक। ठीक है, देखिए इसमें ये वर्तमान तक क्यों दे रखा है, क्योंकि अभी भी हम ये बना रहे हैं, वीएलएसआई का भी हम यूज़ करते हैं, यूएलएसआई का भी यूज़ करते हैं, दोनों सर्किट्स का यूज़ अभी कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में भी दोनों सर्किट्स का बहुत यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे अभी तक जो प्रेजेंट टाइम तक ही निरंतर दे रखा है। ठीक है, ये आप देख लेना, वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले आया, उसके बाद ट्रांजिस्टर बना, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट। ये किसने बनाया था? ठीक है, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ये बनाया था आपका जॉन किलबाई ने। ठीक है, जॉन किलबाई ने बनाया था, KILBY है, बी है। ठीक है, जॉन किलबाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है निर्माण किसने किया था? तो जॉन किलबाई ने किया था। ठीक है, ये याद रखना आप, इंटीग्रेटेड सर्किट जॉन किलबाई, KILBY। अब हम आते हैं चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी में क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, और इसके बाद बने अल्ट्रा, जी ULSI है। तो इनमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगते हैं। देखो ये याद रखना आप है ना, इनमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होते हैं VLSI और ULSI में। अब हम आ जाते हैं प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। तो देखो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, वैक्यूम ट्यूब इसमें लगती थी, और आपको पता है वैक्यूम ट्यूब थी, इसको ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। ठंडा रखने के लिए इसमें जो है मतलब रेफ्रिजरेटर, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करते थे, और भी जो ठंडे रखने की टेक्निक्स थी वो सब यूज़ करते थे। ठीक है, और भंडारण के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्यूब, पंच कार्ड, चुंबकीय टेप का उपयोग किया गया। ठीक है, प्रोसेस बहुत धीमी थी और बहुत बड़ा कंप्यूटर था, बहुत ज़्यादा जगह लेता था, और सटीक परिणाम भी इतने अच्छे नहीं आ पाते थे जितने अभी आते हैं। ठीक है, तो उतने सटीक परिणाम भी नहीं थे। तो ये आपको पता चल गया। बेसिकली आपको सबसे पहले तो याद रखना है ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, और ये 1945 से 1955 तक चला, प्रथम पीढ़ी खत्म हो जाएगी, बस यहीं तक है। अब हम आ जाते हैं, हाँ इसके एग्जाम्पल देखना, ENIAC, यूनिवैक, एडवैक और एडसैक, चारों इसके एग्जाम्पल है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर अगर हम देखें तो 1956 से 1963, तो इस एरा में आपके दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए। देखो इसकी खासियत क्या थी? ट्रांजिस्टर, यहाँ से ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया यहाँ पे। और इसमें भाषाएं कौन कौन सी विकसित हुई ये आपको पता, ये आपको याद रखनी। देखो कोबोल, कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन
बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो ये भी आप याद रखना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज को बोल को फोर्ट्रैन को बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रैन को बोल को कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज मैं लिख देता हूँ, कोबोल होती है COBOL, कोबोल होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये कोबोल होती है। और फॉर का मतलब होता है फॉर्मूला, ट्राइन का मतलब होता है ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी पूछा गया है इसलिए इसको भी याद रखना आप, ठीक है। बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। अब हम चलते सीधा तृतीय पीढ़ी में 1964 से 1971 तक। इसमें बताया गया है कि जो चिप बनाई थी जैक एस किलबाई ने, ये किल्बी नहीं किल्बी है ये, ठीक है किल्बी, तो किल्बाई है KILBI। तो जैक एस किल्बी के द्वारा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट नामक कंपनी में स्वतंत्र रूप से फेयरचाइल्ड में रॉबर्ट एस नोएल, तो मतलब देखो दो जनों ने बनाया था, पर बेसिकली जो क्रेडिट जाता है वो इनको जाता है, ठीक है। इन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी में इन्होंने पहले डिज़ाइन तैयार किया, इन्होंने पहले इसको बताया, तो इनका नाम जाता है। बाकी अलग अलग एक रॉबर्ट एस नॉइस ने भी एक अलग से डिज़ाइन तैयार किया, वो भी इसी का था, IC का डिज़ाइन था, उन्होंने एक अलग लैब में तैयार किया, तो ये याद रखना, लेकिन नेम इन्हीं का आता है, ठीक है, जॉन किलबाई का ही। अब हम देख लेते IC की क्या विशेषता थी। IC के जब से इस्तेमाल हुआ ना, तो कंप्यूटर का पूरा मतलब जो कंप्यूटर बनाने की तकनीक थी उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए, और कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया जब से IC यूज़ करें, क्योंकि IC पे क्या है मल्टीपल आप ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो, और अब तो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ हो जाता है IC पे, ठीक है, जो ULSI टेक्निक अब हमारे पास आ गई है। तो IC से हम बहुत, IC की वजह से ही हम आज इतने आगे आ पाए, इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से। और ये भी याद रखना जो ये जैक एस किल्बी है, ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये याद रखना इसी खोज के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये भी याद रखना, इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था किलबाई को। ओके, अब हम आके आते हैं फोर्थ पीढ़ी, जो आपकी चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1972 के बाद अब तक। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो ये याद रखना, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 था। एक तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 था। किस कंपनी ने बनाया था आपको पता ही होगा, इंटेल ने बनाया था 1971 में। बस ये लाइन आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे 3 प्रश्न बन सकते हैं, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, उसको किस कंपनी ने बनाया, कब बनाया, ठीक है, तो ये 3 प्रश्न इससे बन सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसका जो है आप देख लो, इसमें जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, VLSI तकनीक पर आधारित रैम रोम वगैरह इस्तेमाल की गई, ज़्यादा आधुनिक थे, ज़्यादा सुविधाजनक थे। और उदाहरण देख लेना, IBM PC, HP लैपटॉप, मैक नोटबुक। पाँचवीं पीढ़ी में देखो क्या क्या आता है, VLSI या ULSI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता होगा AI बोलते हैं जिसको, वो यूज़ करते हैं पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर्स में। तो ये आपके कंप्यूटर्स के सारे हो चुके हैं, सारी पीढ़ियों वाले क्वेश्चन तो मैंने कवर कर दिए हैं। अब हम चलते कंप्यूटर की रचना। तो बेसिकली कंप्यूटर होता क्या, हमने देखा ना, सबसे पहले इनपुट, फिर एक CPU होता है और वो आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो इनपुट CPU आउटपुट, ये कंप्यूटर की 3 इकाइयाँ होती है। अब देखो CPU क्या होता है, तो CPU कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को प्रोसेस करता है, यह निर्देशों को पढ़ता है तथा उसके अनुरूप कार्य करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो CPU को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, ओके, अब यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब आपको पता होगा, देखो ये आपको पर्टिकुलर इन तीनों की जो फंक्शनिंग है वो पता होनी चाहिए। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या कार्य करता है, इसमें डीप क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार, कि ALU के अंदर जो रजिस्टर होता है, ठीक है, वो रजिस्टर कैसे स्टोर करता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है। तो आप थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ने की कोशिश करना। ALU को भी मैं वैसे कवर कर दूंगा, मैं एक मॉडल पेपर पे वर्क कर रहा हूँ जिसमें मैं सारे क्वेश्चन कवर कर दूंगा। तो पर आप भी अपनी तरफ से इंटरनेट से जाके इस पर थोड़ा सा देख लेना, ALU के जो रजिस्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ लेना। मेमोरी यूनिट,
देखो मेमोरी यूनिट को प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं, मुख्य मेमोरी बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि जो भी डेटा होता है, जो भी डेटा हम इनपुट कर रहे हैं उसको स्टोर करके रखें। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी होती है, जैसे रैम होती है वो वोलेटाइल होती है, और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होता है। रैम का मतलब जैसे ही लाइट चली जाएगी तो आपका सारा डेटा उड़ जाएगा रैम से। ठीक है, तो वो तो हो गई वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल मतलब जो आपकी सेकेंडरी हार्ड डिस्क होती है उसका डेटा कभी नहीं उड़ता, चाहे लाइट जाए या नहीं जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप सिस्टम वापस रिबूट करोगे उसका डेटा आपको वहाँ मिल जाएगा। एएलयू का काम क्या होता है, जो आपकी लॉजिकल, जो मैथमेटिकल और लॉजिकल जो आपकी कैलकुलेशंस होती हैं तो वो परफॉर्म करता है एएलयू। ठीक है, तो गणितीय और तार्किक कार्य किए जाते हैं, लॉजिकल जो आपके वर्क होते हैं वो एएलयू करता है। तो जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में पहले, शायद पटवारी के पेपर में आया हुआ था कि ये जो एएलयू है उसका बेसिकली काम क्या है। तो वहाँ पे ऑप्शन में ये था कि प्लस, जो आपका जोड़ भाग गुणा ये सब करने के कार्य आता है। तो हाँ, एएलयू ये जो आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना, ये सब जितने भी अर्थमेटिक जो आपकी ऑपरेशंस होते हैं वो एएलयू परफॉर्म करता है। इसके बाद हम आते हैं कंट्रोल यूनिट पे। तो देखो इसका काम होता है आपको जो इंस्ट्रक्शन देने होते हैं ना, जैसे किसी सिस्टम को सही चलाने के लिए जो एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है कंप्यूटर के अंदर, तो वो जो कार्य करता है वो ये करता है। तो इसका आप डेफिनेशन में पढ़ सकते हो, कंप्यूटर का नियंत्रण तंत्र है जो ये सुनिश्चित करता है कि डेटा सही तरह से स्टोर हो रहा है तथा निर्देशों का सही तरह से पालन हो रहा है। ठीक है, तो इसका बेसिक वर्क ये है। यह इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बीच समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जैसे मैंने मान लो कीबोर्ड से एक इनपुट दे दिया, तो वो आउटपुट कैसे दिखेगा, तो बीच में कंट्रोल यूनिट उसको जो है कमांड देगा, कैसे मतलब जो स्क्रीन पे दिखाना है वो सारा कार्य ये करवाएगा बीच में। तो इंटरमीडिएटरी की तरह कार्य करता है ये कंट्रोल यूनिट। अब हम आते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो देखो इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, जिनसे हम सिस्टम में इनपुट दे सकें। तो बेस्ट इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हो गई हमारी, कीबोर्ड और माउस, ये बेस्ट एग्जांपल है इनपुट डिवाइस के। तो यहाँ पे कीबोर्ड का दे रखा है, और कीबोर्ड के बारे में दे रखा है, इसमें QWERTY वगैरह होते हैं, इसमें कीज कैसे लगी होती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में दे रखा है, माउस ट्रैक बॉल जॉयस्टिक वगैरह ये सब बता रखे हैं। देखो पॉइंटिंग डिवाइसेस वो होती हैं जिससे हम जैसे माउस है उसका एरो बना होता है ना, उससे हम किसी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं उस एरो से, तो उसी को पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। तो ये सारी जितनी भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस के एग्जांपल है, तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। तो माउस ट्रैक बॉल जॉयस्टिक टच स्क्रीन लाइट पेन एंड टच पैड, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। अब देखो पॉइंटिंग डिवाइस एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसे हम किसी आइटम को पॉइंट करके तुरंत उसका चयन कर सकते हैं। जैसे हम माउस से किसी भी चीज़ को जो है सेलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई PDF फाइल खोलनी है तो मैं माउस से सीधा क्लिक करके उसको ओपन कर सकता हूँ पॉइंट करके, तो इसलिए उसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये माउस ये इस तरह का टाइप होता है, मैकेनिकल होते हैं ऑप्टिकल होते हैं। मैकेनिकल इस तरह के होते हैं, ऑप्टिकल इस तरह के होते हैं। इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, इससे कोई प्रश्न नहीं बनने वाला आपका, बस आपको इतना पता होना चाहिए पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। ये जॉयस्टिक्स वगैरह ये गेम खेलने के काम आती है जॉयस्टिक, बस इतना याद रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये टच स्क्रीन के बारे में दे रखा है, कोई इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। टच पैड वगैरह दे रखा है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसको स्किप करो, फटाफट आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो स्कैनर, ये है जो प्रश्न बनने वाले, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। स्कैनर एक होता है हैंड हेल्ड और एक होता है फ्लैट बेड। ठीक है, तो ये आप दोनों टाइप याद रखना। आमतौर पर दो स्कैनर उपलब्ध है, ये दोनों टाइप हैंड हेल्ड और फ्लैट बेड दोनों याद रखना, बस इतना ही याद रखना इसमें। माइक्रोफोन एक स्पीच देने योग्य डिवाइस है। ठीक है, तो मतलब इसमें हम इनपुट देते हैं, बस इतना याद रखना, इनपुट डिवाइस होती है माइक्रोफोन। इसके बाद आ जाते हैं, ये सब छोड़ो, हाँ यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑप्टिकल स्कैनर्स। तो इसकी ये मैं यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, इनको आपको घोट के भी जाना है कि OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये OCR की फुल फॉर्म होती है। फिर एक होगी आपकी MICR वगैरह, एक OMR होगी, OMR जो शीट होती है। ठीक है, वही वही वाली OMR है। OMR है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, MICR है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, फिर है BCR बार कोड रीडर। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देखो एक पेज को इमेज के रूप में स्कैन करता है और पेज के डेटा को आस्की टेक्स्ट के रूप में पहचानता है।
ठीक है, ये सब देख लेना आप। OCR बस आपको ये याद रखना है कि OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, सॉरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, मतलब टेक्स्ट को पढ़ना इमेज से, सिंपल सी बात है, टेक्स्ट को पढ़ना इमेज से, इसको OCR बोलते हैं। ये चारों आपको फॉर्म्स याद होनी चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आप स्टार मार्क लगा लेना, ये तो आपको पढ़नी है। और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप जो है फ़ोन में इसको स्टोर कर सकें, नोट्स बनाते वक्त आपको फ़ायदा रहेगा। तो ये आपका हो गया OCR वगैरह का। अब हम देखते हैं, नीचे आ जाओ OMR। इसकी फुल फॉर्म याद रख लो, डिटेल क्या है इसका ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। OMR बस आप याद रखना, जब भी आप कोई भी जैसे जो कंपटीशन एग्जाम देते हो ऑफलाइन, तो उसकी कॉपी जांच की जाती है इससे। OMR मशीन आती है ना, वो इसकी कॉपी जांच करती है, ठीक है। ये MICR होती है, जो आपके बैंक के चेक्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, बैंक में जो चेक होता है उसको किसके द्वारा जो है जांचा जाता है, तो वो MICR तकनीक होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। जो बैंक में चेक होते हैं ना, उसको इस तकनीक द्वारा जांचा जाता है, ठीक है। ओके, अब हम आगे आ जाते हैं। बार कोड रीडर आपने देखा ही होगा, जब भी आप कहीं सामान लेने जाते हो ठीक है, तो वहाँ पे बार कोड रीडर्स होते हैं। जब भी आप किसी रिटेल शॉप वगैरह पे जाते हो तो वहाँ बार कोड रीडर्स होते हैं, जिससे आपको जो भी उस बार कोड के अंदर जो सूचना होती है वो इससे हम रीड करके और वो डिस्प्ले हो जाती है सिस्टम पे, ठीक है। इसको बार कोड रीडर बोलते हैं। तो बार कोड रीडर क्या है, क्या है ये इनपुट डिवाइस है, याद रखना है, ये इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट लेती है और आउटपुट किस पे आ जाता है, मॉनिटर पे आ जाता है, या जो भी स्क्रीन होती है वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब ये सारी तो हो गई आपकी इनपुट डिवाइसेस, जितने भी हम अभी तक पढ़ रहे थे ये सब इनपुट डिवाइसेस थी। स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, आपकी जो बारकोड रीडर है इनपुट डिवाइस है, OMR जो मशीन्स होती है वो इनपुट डिवाइसेस होती है। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूटर पर सूचनाएं जानकारी को प्रस्तुत करने योग्य होती है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन वगैरह हो गई। देखो इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है आपको। एक तो आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर पे हम सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है, उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अब टर्मिनल या मॉनिटर के बारे में इतनी सारी चीज़ें देख सकती है, तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हर चीज़ की। VDU क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। CGA क्या होता है, कलर ग्राफिक अडेप्टर। एनहेंस्ड ग्राफिक अडेप्टर को EGA बोलते हैं। वीडियो ग्राफिक अडेप्टर्स को VGA बोलते हैं। सुपर वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर को SVGA बोलते हैं। तो ये फुल फॉर्म सीधा सीधा पूछ लेते हैं कई बार कि बताओ VGA की फुल फॉर्म क्या है या SVGA की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एस का मतलब सुपर है, वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर, वहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग आपको वो देंगे ऑप्शंस। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इनको बार बार आप रिवाइज करो ताकि आपको ये मतलब फिट हो जाए आपके ब्रेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये फुल फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। चलो यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस में, इसके बाद आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह, ये तो चलो कोई नॉर्मल है, इससे तो नहीं आएगा कोई क्वेश्चन। हाँ, ये एक देख लेना, इंटरलैस्ड और नॉन इंटरलैस्ड में क्या डिफरेंस होता है। एक तो ऐसी तकनीक जिसमें इवन लाइनों के बाद ऑड लाइनों को विकसित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें नॉन इंटरलेस्ड मेथड क्या होता है, और इसमें देख लो फिर इसके जो टाइप्स क्या क्या है, जैसे कैथोड रे ट्यूब्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ओके, तो अब हम आ जाते हैं CRT क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब। आपको पता है ना, जो पुराने मॉनिटर आपने कभी देखा होगा कि जो पुराने CPUs होते हैं उनके साथ जो मॉनिटर्स होते थे वो काफ़ी मोटे होते हैं। हमारे टीवी जो होते थे वो भी काफ़ी मोटे होते थे। आजकल तो जो LED LCD आ गई, तो बिल्कुल थिन जो आपके टेलीविजन आते हैं, पहले बहुत जो है बड़े बड़े टेलीविजन आते थे, तो उसमें जो वो ऐसे नहीं होता था, जो पीछे का पार्ट होता था उस पार्ट के अंदर कैथोड रे CRT का यूज़ करते थे, कैथोड रे ट्यूब। तो ये याद रखना आप, कैथोड रे ट्यूब क्या होती है। जो आपके जो ओल्ड सिस्टम्स थे उसमें कैथोड रे ट्यूब का यूज़ करते थे हम। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें थी, कंस्ट्रेंट्स थे, पिक्चर जो क्वालिटी थी इतनी अच्छी नहीं आती थी डिस्प्ले में। उसके बाद LED और LCD का आविष्कार हुआ, उससे जो हमारी उसमें जो विजुअल क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, ठीक है। आजकल तो CRT दिखते ही नहीं है, काफ़ी मतलब बहुत ही कम दिखते हैं। ओके, CGA फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। और इसमें इसके वो भी याद रख लेना आप, ठीक है। लाइक कितने पिक्सल्स, 320x200 हो गया, ये सब आप याद रख लेना। पिक्सल्स कितने हैं, किसमें कितने पिक्सल्स है ये आपको पता होना चाहिए। CGA में इतने पिक्सल है, EGA में इतने हैं, VGA में इतने हैं, सुपर VGA में इतने पिक्सल्स वगैरह यूज़ करते हैं।
इसके बाद एलसीडी के बारे में दे रखा है, ये आप सब स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं गैस प्लाज्मा डिस्प्लेज, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर की आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिससे एक ना एक प्रश्न हमेशा फंसता ही फंसता है, उसका नाम है प्रिंटर। तो देखो, प्रिंटर क्या होता है, जो आपके सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है उसको कागज़ पे बस पेस्ट कर दे, मतलब आपका डेटा कागज़ पे छाप दे। सिंपल सी लेमन भाषा में बता रहा हूँ, जो भी आपका कंप्यूटर में डेटा है, अगर आप उसको एक जो पेपर पे पब्लिश करा लेते हो, छपवा लेते हो, तो उसको वो काम कौन करता है? प्रिंटर करता है। अब प्रिंटर से बहुत टेढ़े सवाल आते हैं, क्योंकि प्रिंटर बहुत टाइप के होते हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप्स होती है। तो देखो, सबसे पहले तो सीरियल प्रिंटर, ये प्रिंट करने के तरीके के आधार पे है। देखो, प्रिंटर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। देखो, प्रिंट करने का मेथड क्या है, उस हिसाब से प्रिंटर है। उसके बाद आपका हैमर के हिसाब से भी प्रिंटर्स होंगे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। जिसमें हैमर होगा वो इम्पैक्ट होंगे, और जिसमें हैमर नहीं यूज़ करते उसमें नॉन इम्पैक्ट, उसको नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में डालते हैं। तो प्रिंटर में ये आप देख लो, सीरियल प्रिंटर क्या होता है। सबसे पहले तो इसे एक अक्षर प्रिंटर भी कहा जाता है, एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। ये सामान्यतः सस्ते और धीमे होते हैं। ठीक है, लाइन प्रिंटर आ जाते हैं, फिर महंगे तेज होते हैं, लेकिन लाइन प्रिंटर का यूज़ करते हैं, एक चैन का उपयोग करते हैं। फिर लेज़र प्रिंटर आता है, जो काफ़ी फास्ट जो है प्रिंट करते हैं पेजेस को। ठीक है, इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, ये सब देख लेना। इम्पैक्ट प्रिंटर, देखो एक क्वेश्चन जो आया हुआ मैं बता देता हूँ, रिबन कहाँ यूज़ होता है, किस प्रिंटर में रिबन यूज़ होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको याद रखना है, इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन यूज़ करते हैं, क्योंकि उस रिबन को, जो हैमर रिबन होता है, उस पर ही इम्पैक्ट करता है, जो आपका हैमर होता है उसके अंदर, प्रिंटर के अंदर। तो इसमें हैमर होता है, जो हैमर रिबन कागजात प्रिंट हेड पर मारता है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। तो याद रखना, देखो इम्पैक्ट को आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है। वहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न ऐसा आ जाता है, बताइए डेजी व्हील प्रिंटर किसका एग्जाम्पल। तो आपको पता होना चाहिए डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये काफ़ी नॉइज़ पैदा करते हैं। नॉन इम्पैक्ट में मतलब हथौड़ा नहीं होता, हिट नहीं करते, और इसका एग्जाम्पल है इंक जेट और लेज़र। तो अभी हम जो वर्तमान में यूज़ करते हैं ना, ज़्यादातर वो हम लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं, और ये नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो बस ये इतना देख लेना, ये बिट मैप्ड और कैरेक्टर बेस्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेजी व्हील देख लेते हैं। अब इसमें देखो, डेजी व्हील में क्या होता है, डेजी व्हील एक प्रिंटर विधि है जो एक प्रकार के पहिए का उपयोग करता है, जिसमें ताड़ियों का एक सेट होता है। प्रत्येक ताड़ी के अंतिम सिरे पर एक उठा हुआ अक्षर होता है। ठीक है, और पहिया घुमाया जाता है, ये सब। तो देखो, इसमें डेजी व्हील में प्रिंट हैमर होता है। ठीक है, हेडर होता है, ये आप याद रखना, इसमें हेडर रिबन होती है इसमें, और इम्पैक्ट में होती है, नॉन इम्पैक्ट में नहीं होती, बस इतना याद रखना। फिर चेन प्रिंटर वगैरह ये भी आप देख लेना। इसमें 3000 लाइन्स प्रति मिनट की जो गति से हम जो प्रिंट कर सकते हैं, तो ये याद रखना चेन प्रिंटर में। तो अब आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो प्रिंटर है जो प्रिंट हेड पर बने हुए एक या दो छोटे बिंदुओं के स्तंभों का उपयोग करके अक्षर लिखते हैं और ग्राफिक चित्र बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब देख लेना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो उसके। तो बस इतना ही है। इसमें इंकजेट आ गए, और फिर लेज़र हम यूज़ करते हैं आजकल। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1984 में हैवलेट एंड पैकार्ड ने पहला डेस्कटॉप लेज़र प्रिंटर पेश किया, जिसे लेज़र जेट कहा गया। ये याद रखना, लेज़र जेट, पहला जो आपका प्रिंटर था उसको लेज़र जेट बोलते थे। ठीक है, पहला लेज़र प्रिंटर लेज़र जेट कहलाया, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1984 में HP ने बनाए थे, हैवलेट एंड पैकार्ड ने बनाया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर। अब एक प्लॉटर, देखो प्रिंटर के अलावा एक प्लॉटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्लॉटर देखो होता क्या है, सबसे पहले तो एक प्लॉटर शाही कलम के साथ छवियों को बनाता है, जो कि एक स्पेशल आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर रेखांकन, चार्ट, नक्शे और 3 आयामी ग्राफिक्स के साथ ही उच्च गुणवत्ता रंग का दस्तावेज बनाने के लिए एक ग्राफिक्स प्रिंटर है। तो देखो, प्लॉटर क्या होता है, एक ग्राफिक्स प्रिंटर। तो ये याद रखना, प्लॉटर एक ग्राफिक्स प्रिंटर है। इसमें ड्रम और फ्लैट बेड होते हैं। ठीक है, ये हो गया मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी कैसी होती है वो देख लेते हैं। इसमें एक्सेस टाइम वगैरह, स्टोरेज कैपेसिटी। तो देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है आपका कन्वर्जेशन का। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए 1 जेटाबाइट में कितने एक्साबाइट होते हैं।
या एक एक्सोबाइट में कितने पेटाबाइट होते हैं, या एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं, या एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो ये कन्वर्जन आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। ये तो बहुत ही बार पूछा गया है कि 4 बिट बराबर कितने निबल होते हैं। तो याद रखना 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, ठीक है। 4 बिट बराबर 1 निबल और 1 बाइट बराबर 2 निबल, ठीक है। ये भी याद रखना, 1 बाइट में कितने निबल होते हैं, तो 2 होते हैं, क्योंकि 4 का सेट होता है और बाइट में 8 का सेट होता है, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 बाइट में 2 निबल होते हैं। तो ये आप देख लीजिए, 4 बिट बराबर 1 निबल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, और सो ऑन आपको यहाँ पे 1024 ब्रोंटो बाइट बराबर 1 जियोप बाइट, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, रैम और रोम। रैम जो अस्थायी होती है, रोम स्थायी होती है। अब रोम के टाइप पर लेना, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, ठीक है। इसमें प्रोग्रामेबल होती है ये जो होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल होती है, ठीक है। तो ये सब आप ये, और ये आपकी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। अब देख लो, देखो रोम के फायदे क्या होते हैं, रैम से सस्ते होते हैं, स्थिर होते हैं, रैम की तुलना में अधिक विश्वसनीय है, इनके सर्किट सरल है, ये रैम से इंटरफेस के लिए आसान है, बस। सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, सी डी रोम, फ्लॉपी डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आती है। हाँ, यहाँ आपको थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। देखो, फ्लॉपी डिस्क की आपको साइज पता होनी चाहिए। तो फ्लॉपी डिस्क 2 साइज में आती है, ठीक है। एक तो हो गया 5.25 और 3.5, और इनके भंडारण क्षमता भी अलग अलग होती है। और फ्लॉपी डिस्क की जो भंडारण क्षमता होती है बस एमबी में होती है, एमबी या केबी में आप माप सकते हो इसको। तो देखिए, 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है 1.44 MB, और 5.25 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.2 MB होती है। देखो उल्टा है यहाँ पे, छोटी छोटी जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें ज़्यादा डेटा आ रहा है, और जो बड़ी मतलब बड़े इंच में है उसमें कम डेटा आ रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं ऐसा मत करना कि बड़ी साइज़ है तो उसमें ज़्यादा डेटा स्टोर हो पाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता तो होती है 1.44 MB, और इससे बड़ी जो 5.25 इंच वाली फ्लॉपी है उसकी क्षमता होती है 1.2 MB। तो देखो वाइस वर्सा है यहाँ पे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। हार्ड डिस्क के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सी डी रोम वगैरह ये सब कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये छोड़ दो। हाँ, ये एक डीवीडी का थोड़ा ध्यान रख लेना, डीवीडी का पूरा फुल फॉर्म याद रख लेना। एक तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ये डेटा को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। चलिए अब हम आ जाते हैं, जो पिछली बार कैश मेमोरी का क्वेश्चन आया था वो इसमें नहीं दे रखा। देखो कैश मेमोरी में अलग से ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, उसमें मैंने कैश मेमोरी को बहुत अच्छे से समझाया है। कैश मेमोरी का बहुत ही डीप क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, और वो मुझसे भी नहीं हुआ था, उससे मुझे इसका आइडिया नहीं लग पाया बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे इतना पता है L1 क्या होती है, लेकिन L2 L3 इतने डीप में मैंने पढ़ाई नहीं करी थी कैश मेमोरी। तो याद रखिएगा, पेपर टफ भी आ सकता है, तो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके रखिएगा। तो ये सब इसमें कैश मेमोरी वगैरह क्या होती है, ऑलरेडी आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो कैश मेमोरी पूरी समझ में आ जाएगी। वर्चुअल मेमोरी यानी आभासी मेमोरी वास्तव में कोई भौतिक मेमोरी नहीं होती है, मेमोरी का प्रबंधन ही वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। बस यहाँ पे ये हो गया वर्चुअल मेमोरी ख़त्म। अब हम आगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे। तो देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर को छू सकते, बस इतना ही आप देख लो। एक सी यू आई, जी यू आई की फुल फॉर्म याद रखना, सी यू आई मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और जी यू आई नहीं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बस। इसके बाद देखिए, हार्डवेयर में एक तो आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का अच्छे से पता होना चाहिए। डॉस को 19 साल की उम्र में बिल गेट्स ने 1980 में विकसित किया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब हम आगे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य वगैरह हैं, वो जब मैं वर्ड्स पढ़ाऊंगा तो सारे कवर कर लूँगा, तो ये सब तो आप छोड़ दो अभी, ट्रांसलेटर वगैरह ये सब। हाँ, एक चीज़ पूछते हैं भाई, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो आपका कंपाइलर होता है वो जो प्रोग्राम होता है उसको एक साथ एक बार में एग्जीक्यूट कर देता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, बस यही अंतर है और कुछ नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, मैंने आपको ऑलरेडी जो है इम्पोर्टेंट बता ही दिया है कि फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म क्या होती है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन मैंने आपको पहले बता दिया था, कोबोल की मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
और ये जो हमारी ये हाई लेवल लैंग्वेज है C++ जावा, ये हायर लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, HLL बोलते हैं इनको। तो मशीन असेंबली और HLL में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मशीन लैंग्वेज मतलब ये कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है और ये केवल 0 1 की भाषा समझता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, मशीन लैंग्वेज के रूप में अंकीय कोड का उपयोग करती है, बस ये अभी याद रखना, तो ये आपका हो जाएगा। यूटिलिटी प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये सब मतलब कौन कौन से होते हैं देख लो। यूटिलिटी प्रोग्राम वो प्रोग्राम जो मतलब आपके ओएस के साथ रहते हैं, जैसे मेलिंग हो गया, वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर जब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आ जाते हैं ना, वो यूटिलिटी हो गई। और एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे अब पेरोल, बिलिंग, रेलवे आरक्षण, मतलब ये सब एप्लीकेशन प्रोग्राम थे जो हम जो आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन आप कह सकते हैं जो मेन फोल्डर होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कंटेनमेंट होता है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अलग से आप जो है यूज़ करते हो। चलिए बात कर लेते हैं जनरल पर्पस प्रोग्राम्स। तो ये क्या होते हैं इन ये डेवलप किए जाते हैं वैज्ञानिकों की आवश्यकताओं की, जो भी उनको जो पैकेज चाहिए होता है। जैसे सपोज कोई खगोल विज्ञानी है तो उसको कोई ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसको स्टार्स, जिसकी मदद से वो स्टार्स को खोज सके, तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको जनरल पर्पस प्रोग्राम्स कहते हैं। और डेटा एनालिसिस जिसमें SPSS, ये सब आप इसकी फुल फॉर्म देख लेना, सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज, ये आ सकता है। देखो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, जैसे ये टर्मिनोलॉजी आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। MS स्टैट, माइक्रोस्टैट, ठीक है, ये नॉर्मल डेटा एनालिसिस टूल्स है। अब हम आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण क्या है, MS वर्ड, वर्ड पैड, ये वर्ड प्रोसेसिंग से। स्प्रेडशीट में एक्सेल आती है, ग्राफिक्स में पावर पॉइंट आता है, डेटाबेस में फॉक्स प्रो, ओरेकल, MS एक्सेस, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह बनता है कि बताइए स्प्रेडशीट को, उस स्प्रेडशीट का एग्जांपल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए स्प्रेडशीट का एग्जांपल है आपका MS एक्सेल, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS वर्ड, ये सब मिला के इसको क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इसको क्या बोलते हैं। MS वर्ड, MS ऑफिस एंड MS पावर पॉइंट, ये सब मिला के अगर मैं इन तीनों को मिला दूँ तो ये किस सूट के अंदर आता है, उसका नाम क्या होता है, वो मुझे बताइए आप, ठीक है। अब हम आते हैं DBMS में। तो DBMS का वैसे तो एक अलग से चैप्टर है, तो इतना मैं इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, उस चैप्टर में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि DBMS में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले तो डेटाबेस के आपको उदाहरण पता होने चाहिए, ओरेकल, DB2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एंड। देखिए जो IBPS एग्ज़ाम लेगी उसमें इतने इजी प्रश्न नहीं पूछती है, IBPS थोड़े हार्ड लेवल के प्रश्न भी पूछती है। तो DBMS को आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। बाकी चैप्टर 1 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये डेटाबेस वगैरह के उपयोग है, ये सब हम उसी चैप्टर में जो है कवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रोग्रामिंग भाषाओं की पीढ़ियाँ दे रखी है। पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा लो लेवल लैंग्वेज की होती थी, ठीक है। दूसरी की फिर असेंबली आई, तीसरी की हाई लेवल आ गई जैसे C++, जावा। चतुर्थ पीढ़ी की मतलब जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड स्टेटमेंट शामिल होते हैं जैसे पर्ल, रूबी, SQL। पंचम पीढ़ी की जिसमें मर्क्यूरी, OPS। प्रोलोग का मतलब आपको पता है, ये प्रोग्रामेबल, ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, याद रखना है ना। प्रोलोग जो होता है, प्रोलोग मतलब होता है लॉजिक को प्रोग्राम करना, ठीक है, प्रोग्राम दी लॉजिक, ये प्रोलोग का मतलब होता है। इसको ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। अब हम आते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण पे। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड, ये तीन आपके कंप्यूटर्स हो गए। सो एप्लीकेशंस के आधार पर कंप्यूटर को निम्न दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है, स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस जैसे जिसमें कोई जैसे एग्रीकल्चर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे रिटेल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं स्पेशल पर्पस होते हैं। जनरल पर्पस जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो जनरल पर्पस होते हैं। इनके टाइप्स जैसे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, ये सब इसके टाइप्स हैं, वो आप जानते होंगे। पर्सनल कंप्यूटर,
पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आपको फुल फॉर्म्स मैंने बोल दिया ना, फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वीडियो मतलब होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। ओके, तो अब हम आते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स पे। इससे प्रश्न बन सकते हैं। देखो सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट जो 8080 था वो कब लॉन्च हुआ, उसमें कितने ट्रांजिस्टर्स थे, उसकी क्लॉक स्पीड क्या थी, उसकी डेटा विड्थ क्या थी। डेटा विड्थ तो फिर भी नहीं पूछेंगे, लेकिन ये मान लीजिए उसकी क्लॉक स्पीड, उसके ट्रांजिस्टर्स, उसकी डेट पूछ सकते हैं, और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। और इससे एक ना एक प्रश्न आपके बनने के चांसेस हैं कि आपको हो सकता है वो दे दे कि माइक्रोसॉफ्ट 80386 बताइए कौन सी ईयर में आया था। कई क्वेश्चन आते हैं ऐसे, माइक्रो प्रोसेसर 80386 कौन से ईयर में आया था, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितने थे। जैसे एक क्वेश्चन मुझे अब भी याद है, एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में जिसमें पूछा था पेंटियम जो सीरीज है ना, उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स मिलियन में होते हैं, हजारों में होते हैं, या बिलियन में होते हैं। तो आपको उसमें लिखना है कि उसमें मिलियंस में होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं पेरिफेरल्स। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो बाहर से ऐड करते हैं हम। ठीक है, जैसे कीबोर्ड माउस हम अलग से ऐड करते हैं ना सिस्टम में, ये पेरिफेरल डिवाइसेस होती है। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये बहुत ही, मैं कहूँगा, क्रूशियल है आपके एग्जाम के लिए। इनमें से कोई भी एक शब्द दे देंगे वो, ठीक है, और पूछ लेंगे इसकी फुल फॉर्म बताओ। ओके, तो इसमें क्या होगा, बेसिक, बिगिनर, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कोबोल का मैंने बता दिया आपको, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फिर फॉरट्रेन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फिर एल्गोल का एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, फिर प्रोलो का प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फिर एक्सएमएल आएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, फिर आपका आ जाएगा सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट, और फिर जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये सारे भी हैं। पीएचपी मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, वीबीएस मतलब होता है विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एंड एएसपी होता है एक्टिव सर्वर पेजेस, जावा जेएसपी होता है जावा सर्वर पेजेस, अजेक्स होता है असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, पर्ल होता है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज, लिस्प होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, J2E होता है जावा टू प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज एडिशन, फिर आपका एसक्यूएल हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, फिर हो जाएगा एक्सएसएल एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, फिर आपका एडीओ हो जाएगा एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट, फिर आपका वीएफपी हो जाएगा विजुअल फॉक्स प्रो, फिर आईमैक इंटरनेट मैकिंटोश, फिर CFML कोल्ड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज, फिर सैप हो जाएगा सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग, फिर BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड लास्ट में ओरेकल। ओरेकल की फुल फॉर्म होती है ऑक रिज एनालिटिकल एंड कॉमन लॉजिक इंजन। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछा था बायोस की फुल फॉर्म, जो लास्ट में RSM SSB में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बायोस की फुल फॉर्म RSM SSB IA में आया था ये। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था, मैंने वहाँ पे बाइनरी लिख दिया था, बाइनरी ऑप्शन पे टिक कर दिया था। पता नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था, पर ये वहाँ पे जो एग्जाम हॉल में कई बार गलतियाँ हो जाती है, तो इसका याद रखना, बेसिक होता, बाइनरी नहीं होता। मैंने वहाँ पे एग्जाम में बाइनरी लगा दिया था, मेरा गलत हो गया था। तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थे, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है, उसे बोलते हैं हम कंपाइलर। कंपाइलर होता है सारे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन जो है उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो इसको इंटरप्रेट, जो लाइन बाय लाइन करता है वो इंटरप्रेटर होता है, जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ जो कंपाइल कर देता है उसको कंपाइलर बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का समय माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1956 मैंने आपको अभी बता ही दिया ऑलरेडी। तो जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है सब आप अगर उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। DPI होता है डॉट्स पर इंच, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर, जो ब्लिंक करता रहता है वो कर्सर होता है। इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो भाई कीबोर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट होता है, बारकोड ये भी इनपुट, माउस इनपुट, मॉनिटर आउटपुट होता है। ठीक है, तो चौथा सही है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा छठा। सातवें में पूछ रहा है MICR का पूरा नाम, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी, ये चेक रीड करने के काम में आता है ये। ठीक है, ये भी याद रखना, जब बैंक के चेक्स होते हैं वो इसके थ्रू हम रीड करते हैं। EEPROM क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM हो गया। ASCII होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
चलिए 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पीरोम क्या होता है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पीरोम होती है। अब होता है 11वां प्रश्न, क्या है? मुख्य स्टोरेज को क्या कहा जाता है? तो मेमोरी बोलते हैं। 12वां प्रश्न, किसी भी डेटा को कॉपी करने के बाद कितनी बार पेस्ट कर सकते हो? तो कितनी भी बार कर सकते हो, तो यहाँ बहुत बार सही आंसर है, मल्टीपल टाइम्स यू कैन डू। नाउ 13 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित भाषा में से कौन सी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है? तो उसको बोलते हैं मशीन भाषा। ओके, नाउ 14 क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर आता है 15वां प्रश्न, 4 बिट्स का संग्रह किस रूप में किया जाता है? तो इसको निबल बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन को एक साथ दबाते हैं तो उसको कंप्यूटर को हम रीसेट करने के काम में उसको लेते हैं। अब हम आते हैं 17वें प्रश्न पे, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो भाई जो स्कैनर होता है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं होता। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर जो होता है आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। वास्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचना, मतलब ऑब्जेक्टिव अगर आपको पेपर जांचना है जिसमें आपने ABCD ऑप्शन भरे होते हैं, OMR शीट की बात करें बेसिकली, तो OMR का यूज़ करते हैं हम उसके लिए। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर जो होता है इनपुट होता है। प्रश्न नंबर 21, लेजर प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? PPM मतलब होता है पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। ठीक है, PPM, तो लेजर प्रिंटर की गति PPM में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, नेटवर्क में निम्नलिखित डिवाइस में से किसे साझा नहीं किया जा सकता? तो भाई माउस को नहीं कर सकते भाई, ड्राइव हो सकती है, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ये सब तो होते ही हैं, माउस कभी भी साझा नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो एक बात याद रखना, क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आपके कीबोर्ड दे यहाँ पे ऑप्शन, तो कीबोर्ड भी सही है। ठीक है, कीबोर्ड और माउस शेयर नहीं कर सकते आप, ये तो आपके पास अलग अलग होने ही चाहिए हर एक मशीन के लिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो भाई एंटीवायरस जो है सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, रैम मेमोरी का उपयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर मतलब रैम किसके काम आती है? ऑब्वियसली गति बढ़ाने के लिए, जो सिस्टम है आपका उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए रैम को हम यूज़ में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इंकजेट प्रिंटर में रंगीन स्याही की बॉटल में मूल रंगों की संख्या 3 होती है। ये रटने वाले क्वेश्चन है, रट लेना बिल्कुल। इंकजेट प्रिंटर में रंगीन स्याही की बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है? तो भाई ये टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क हर स्टोरेज डिवाइस होते हैं। DDR का फुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया, तो इसका मतलब होता है डबल डेटा रेट। DDR आपने रैम सुनी होगी ना, DDR रैम, तो वो जो रैम होती है इसकी फुल फॉर्म होती है DDR रैम। तो DDR रैम की फुल फॉर्म होती है डबल डेटा रेट रैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो भाई ये लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और स्याही और टोनर सब में होता है, तो उपयोग सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र सामग्री सही नहीं है? ठीक है, कौन एक यंत्र सामग्री सही नहीं है? तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सॉफ्टवेयर होता है भाई। ठीक है, ये सब हार्डवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर है, तो इसको हम चूज कर लेंगे। अब हम चलते हैं 30वें प्रश्न पे। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर, प्रिंटर आउटपुट होते हैं, सभी को पता है। 31वां प्रश्न, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। 32nd क्वेश्चन, क्या कौन सा डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझा सकता है? तो वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। 33वां प्रश्न, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर के द्वारा। 34वां प्रश्न पे आते हैं, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हमें मदद करते हैं क्या? तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको स्पष्ट रूप से समझाने में मदद करते हैं एल्गोरिदम और आपकी फ्लो चार्ट। 35वें प्रश्न पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन हार्डवेयर नहीं है? तो जो MS वर्ड है ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर, मॉनिटर और मैग्नेटिक टेप हार्डवेयर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूटर द्वारा किए गए बेसिक ऑपरेशन है? तो भाई अंकगणितीय ऑपरेशन जो ALU करता है, लॉजिकल ऑपरेशन ये भी ALU करता है। फिर आप कहते हैं स्टोरेज, ये आपका जो है स्टोरेज का काम भी आपका कंप्यूटर करता है। तो सारे जो है आपके बेसिक ऑपरेशन होते हैं। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, जॉयस्टिक जो होती है मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है, जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में काम आने वाली तकनीक तो मैंने आपको बता ही दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये किसने बनाई थी? जॉन किलबाई ने, KILBY, याद रखना उन साइंटिस्ट का नाम, उनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये भी याद रखना।
कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट किस इनको क्या बोलते हैं, इन कीज़ को, इनको मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन, पिक्सल की संख्या, नंबर ऑफ पिक्सल्स, उनको बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स, पिक्सल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी ना, रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। अब क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग सीपीयू होता है। 43, पर्सनल कंप्यूटर चिप्स को लगाने के लिए एक मुख्य सर्किट बोर्ड का उपयोग करता है। ठीक है, ऐसे बोर्ड को बोलते हैं तो मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड पे ही सारे सर्किट लगते हैं। ठीक है। अब आते हैं 44वें प्रश्न पे। निम्नलिखित कंप्यूटर भाषा में कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाती है? तो इनमें प्रोलॉग को हम एआई के लिए यूज़ करते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक, याद रखना भाई, या प्रोग्राम इन लॉजिक बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोलॉग। फोर्ट्रॉन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल का मैंने बता दिया, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और सी तो आपकी पता ही, आपको हाई लेवल लैंग्वेज होती है। रैम को आमतौर पर संदर्भित किया जाता है। तो रैम क्या होती है भाई, वॉलेटाइल होती है। जैसे लाइट चली जाएगी तो आपका डेटा उड़ जाएगा, तो रैम होती है वॉलेटाइल, और रोम होती है नॉन वॉलेटाइल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि 46 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट कीज काम में ली जाती है। तो भाई कट करने के लिए काम में ली जाती है। पेस्ट के लिए क्या लेते हैं, कंट्रोल प्लस वी। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, याद रखना है। ओके, कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले का, कंप्यूटर मॉनिटर 47वां प्रश्न, कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो भाई डायगनली मापा जाता है, याद रखना है। अगर ये डिस्प्ले तो इसको ऐसे नापते हैं हम, ना कि सीधा नापते हैं। या फिर देखो हाइट और विड्थ नहीं देखते, डायगनली देखते कितनी जो उसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, उस हिसाब से कंप्यूटर के डिस्प्ले को मापा जाता है। अब हम लास्ट के 3 क्वेश्चन बताते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। 48 प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। ठीक है, याद रखना है, डगलस एंजलबर्ट। इनको एलन ट्यूरिंग अवार्ड मिला था, ये भी याद रख सकते हो आप। डगलस एंजलबर्ट, इन्होंने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1024 इंटू 1024। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। 1 टेराबाइट में कितने, 1024 जीबी होते हैं। तो इतने जीबी होते हैं, और 1 जीबी में इतने एमबी होते हैं। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मेगाबाइट निकल जाएंगे टेराबाइट में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम आते हैं 50वां, जो आज का अंतिम प्रश्न है। डेटाबेस प्रबंधन का कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के उपयोगकर्ता का है? तो ये जो काम है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको बोलते हैं डेटाबेस प्रशासक, इसका काम होता है ये तीसरा। तो इस तरह मैंने आपको ये पूरा चैप्टर विद थ्योरी कवर करवा दिया है, और मैंने 1 घंटा भी नहीं लिया। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप भी इस चैप्टर को पढ़ने बैठते तो कम से कम 2 से 3 घंटे लगा देते। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको बिल्कुल कम समय में फटाफट आपकी थ्योरी प्लस और जितने भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट करा दूँ। पहला चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, सेकंड चैप्टर भी जल्दी आपके लिए ले आऊँगा। तो इसी के साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। आपकी रात्रि शुभ रहे।